हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BPCS 184 जो हमारा कोर्स है उसकी थर्ड यूनिट हम देखेंगे डेवलपमेंटल थ्योरीज। देखो, कोई भी जब आप यूनिट पढ़ते हो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन हर यूनिट का तैयार होना चाहिए। वो क्या होता है, उससे आप आंसर्स में, जैसे अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इंट्रो आप डालेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के माइंड में। तो इस यूनिट का अगर आप इंट्रोडक्शन जो लिखना है वो क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है उसी को हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, या फिर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी की भाषा में। तो ये जो तीनों टर्म बताई मैंने, डेवलपमेंट साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये होता क्या है? तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वे इन विच पीपल चेंज एज वेल एज स्टे द सेम फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ। बच्चा जब पेट में होता है वहाँ से लेके डेथ तक किसी इंसान में जो जो चेंजेस आते हैं। और कई बार हम अगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे भी इंसान होते हैं जो ना एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ना वो एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, बिल्कुल मतलब हम कहें तो वैसे ही रहते हैं। तो जो भी आप में चेंजेस आते हैं या आप में चेंजेस नहीं आते हैं, ये एक पूरी एक यात्रा है जो कंसेप्शन जब बच्चा पेट में होता है वहाँ से लेकर डेथ तक, ये पूरी जो यात्रा है इसकी साइंटिफिक स्टडी करना ही है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब कोई भी जो चाइल्ड होता है उसको उसके जो डेवलपमेंट के पीछे दो मेजर कारण होते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वर्क टुगेदर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब इसमें देखो, इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट में है आपके आसपास जो स्कूल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप सीखते हो, आसपास सोसाइटी से आप सीखते हो, ये सारी चीज़ें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुए, ये हुआ इन्वायरमेंट का पार्ट। हेरिडिटी का पार्ट का मतलब होता है पेरेंट्स से। जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि उस बच्चे की आंखें मम्मी पे गई हैं, उसके जो हाइट हो पापा पे गई है, तो इस तरीके से जो जनरेशन टू जनरेशन जो आपका ट्रांसफॉर्म मतलब आपको बच्चे एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में जो चीज़ें जाती हैं वो हेरिडिटी का पार्ट होती है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दो चीज़ें मिल के किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को डिसाइड करती हैं, या फिर हम कहें कि इन्हीं बेसिस पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये हुआ। दूसरा, एक और चीज़ आगे जो इंट्रो में आप लिखोगे कि डेवलपमेंट जो थ्योरिस्ट हैं और न्यूरो जो साइंस एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि कुछ साल स्टार्टिंग के, जब बच्चा होता है ना, तो उसके स्टार्टिंग के कुछ साल, जैसे 3 साल 5 साल 6 साल, ये जो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। एंड वन ऑफ द प्राइमरी जो रोल है ऑफ ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट इज़ टू कैटर द डेवलपमेंट नीड ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। अब देखना, एक चीज़ आपने पता नहीं फ्रेंड्स नोट की है नहीं, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी और अच्छे जो स्कूल्स हैं वहाँ आप देखना, जो छोटी क्लासेस होती हैं ना, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इवन प्ले स्कूल्स, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं और बच्चों को बहुत कुछ नया सिखाया जाता है। ठीक, आप इसका उल्टा लो, मान लो आप किसी ऐसे स्कूल्स में नहीं पढ़े, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप देखना उन बच्चों में और ये जो स्कूल्स में, ऐसे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी अंतर होता है इनमें। एक्टिविटी वाइज में ले लो, इनकी थिंकिंग में ले लो, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ले लो, इनकी राइटिंग स्किल्स ले लो, बहुत अच्छी होती है। तो सेम है यहाँ पे, हम हमें कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी जो रोल है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का वो यही है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा है ना, स्टार्टिंग फेज़ में जब स्कूल्स में होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस दौरान आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्वायर द बेसिक नॉलेज अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ डेवलपमेंट सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू फंक्शन एट ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट तभी उस फंक्शंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जब उसको बेसिक जो डेवलपमेंट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो पता हो, या जो उससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो जब पता हो। तो ये जो फ्रेंड्स आपका बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल एक इंट्रोडक्शन है जो आपको इस फॉर्म में ही ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज़। देखो, अगर हम बात करें कि मिड 20th सेंचुरी वो क्या है कि विटनेस्ड ए सडनली इंक्रीज इन द डेवलपमेंट थ्योरीज दैट इवेंचुअली लीड्स टू बी द एस्टेब्लिश्ड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए फॉर्मल डिसिप्लिन। पहले जो था इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मिड 20th सेंचुरी में बात करूँ तो स्पेशली डेवलप कंट्रीज से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और आज के दिन तो इंडिया में भी इसका काफ़ी स्कोप है, तभी तो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो मिड 20th सेंचुरी जो है उसमें काफ़ी सडनली इंक्रीज देखने को मिला डेवलपमेंट एंड थ्योरीज़ में, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो बात करती है ये थ्योरीज़। तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट जो थ्योरीज़ हैं, वो पहली थ्योरी है अप्रोचेस टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसको, ये जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो अप्रोच है, इसमें फर्दर हम जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे। जैसे जीन पियाजे जो हैं उनकी थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय द जीन पियाजे। इसके अलावा आगे हम वाइगोत्स्की जो हैं उनकी सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट उसको देखेंगे। तो ये जो कुछ मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो अप्रोच है उसमें फर्दर आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी है।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पे कि अप्रोचेस टू कोग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। सिंपल भाषा में बात करें, कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है दैट कंसर्न्स हाउ ह्यूमन एक्वायर, ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड यूज़ ऑफ द नॉलेज। भाई आप जो है नॉलेज आपके पास आप किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, आपने कितनी नॉलेज को स्टोर किया है या उस नॉलेज को कैसा यूज़ कर रहे हो, ये आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बेसिक मैंने आपको बताया कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में होता क्या है, तो इसमें होता है कि दैट हाउ ह्यूमन एक्वायर, ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड द यूज़ ऑफ द नॉलेज। ठीक, अब उसमें जो थ्योरी है, वो जो थ्योरी है, एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय द जीन पियाजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट्स नोट्स ले रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आप ना जो मटेरियल होता है, जो मीन्स नोट्स बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत रिसर्च करके मैं बनाता हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्रीम जो है वो इग्नू मटेरियल की भी उठाई जाती है और अलग रिसोर्सेज से भी उठाई जाती है। तो आपके पास जिनके पास भी नोट्स हैं तो उनको तो दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मान लो जो नोट्स नहीं खरीदते, फाइनेंशियली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम है, तो आप जब नोट्स बनाएं तो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको एक ऐसे डेमो के फॉर्म में दिखा भी देता हूँ। जैसे ये जीन पियाजे की जो थ्योरी है ना, तो इग्नू में यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये मैंने नोट्स का एक वो दिखा रखा है, तो ऐसे ही नोट्स हैं, मीन्स इसमें डायग्राम्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी कलरफुल चीज़ें मिलेंगी, तो ईजी पड़ जाता है वो। तो खैर जो स्टूडेंट खुद से बना रहे हैं मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से फिर बनाएं। तो देखो ये जो है पियाजे की जो मैंने बात की कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या है, तो उसको ऐसे बांट दो आप। उसने कुछ स्टेजेस की बात की है। जैसे पहला जो है सेंसरी जो मोटर है, ये 0 से मीन्स 2 साल के बच्चे के बीच आप ये स्टेज बोली जाती है। इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में होता ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है ऑफ सेंसेस, जो मोटर रिस्पॉन्सेज है उनके बीच कोऑर्डिनेशन देखने को आपको मिलता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर है ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, ये 2 से 7 साल के बच्चे के बीच है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है कि कुछ सिंबॉलिक थिंकिंग, इसके इमेजिनेशन, जो ग्रामर जो है उसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस स्टेज में आपको देखने को मिलती हैं। और एक मैं बात करूँ तो ठीक ठाक एक उसकी जो कंजर्वेशन है वो डेवलप हो जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ये 7 से 11 साल के बच्चे के बीच स्टेज है। ये जो है इसमें कुछ सिचुएशन, जैसे मैं बात करूँ कि क्वांटिटीज़ एंड द स्पेस आर अंडरस्टैंड एंड कैन बी अप्लाइड, लेकिन इंडिपेंडेंट वो अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते, वो बात अलग है। लेकिन सिंपल हम बात करें कि टाइम, स्पेस और क्वांटिटी, इन चीज़ों की उसको समझ आने लग जाती है, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फॉर्मल जो ऑपरेशनल है वो 11 साल और उससे ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारा ना रट के आपको सिंपल बस ध्यान रखना है कि एक तो स्टेजेस, तो सेंसरी जो मोटर हैं, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मर ऑपरेशनल है। इसमें जो एज ग्रुप की बात की मैंने और व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है, तो बेसिक बस आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो जीन पियाजे की थ्योरी जब कोग्निटिव वाली आती है तो आप उसमें बस इतनी चीज़ को मेंशन कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट चले अगर हम, तो वाइगोत्स की जो है, इनकी थ्योरी क्या कहते हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सेम यहाँ पे कि इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो नोट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको आपको यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की गई हैं वही आपको लिख देनी है। जैसे वाइगोत्स की जो सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, ये किस चीज़ पे जोर देती है, असर्ट्स दैट ए चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी कैन बी गाइडेड एंड मीडिएट बाय द सोशल इंटरेक्शन। ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो सीखता है, लर्निंग उसकी एबिलिटी है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही आती है, जब बच्चा बाहर इंटरेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन ए चाइल्ड कैन टुडे विद असिस्टेंस सी विल बी एबल टू डू बाई हर सेल्फ टुमारो। जो आज आप उसको असिस्ट कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, सिखा रहे हो, कल को वो खुद से भी सीखेगा। तो इस थ्योरी का जब आएगा, मीन्स ये जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ऐसे बनाएं, एक तो सिंपल जैसे क्या है इसमें देखो कि जो थॉट होते हैं, थॉट हैं, कल्चर और लैंग्वेज, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनके बीच एक रिलेशनशिप है। और यहाँ पे क्या होता है कि पीपल्स आर ऑलवेज इन कल्चर विच इम्पैक्ट देयर थॉट, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। तो जो लोग हैं वो हमेशा कल्चर्स में ही रहते हैं, इसी कारण उनके थॉट, उनकी लैंग्वेज और उनकी पर्सनैलिटी जो भी डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। तो ये आप जब वाइगोत्स्की का आएगा तो ये बेसिक चीज़ लिख के आप इतना डायग्राम बनाएं अपने आंसर्स में, और एक साथ साथ में आप ये भी बनाएं। जैसे इसमें उन्होंने क्या बोला है देखो कि यहाँ पे
कैन डू इंडिपेंडेंटली, कि यहाँ इस स्टेज पे वो आगे खुद सीख जाएगा। लेकिन ये जो सर्कल इसमें है कि कैन डू विद असिस्टेंस, कि यहाँ पे उनको हेल्प चाहिए। और इसी को उन्होंने बोला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ZPD भी इसको बोलते हैं। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, ये वो एरिया है जिस दौरान जब बच्चे को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की आपको मीन्स बियॉन्ड आप कह दो उसको। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मीन्स ये जो डायग्राम है और इतना, ये आपको वाइगोत्स्की के उसमें कॉन्सेप्ट में लिखना है फ्रेंड्स। और नोट्स में बहुत इजीली तरीके से चीज़ें मैंने दी हुई है। ठीक है, और जो खुद बनाते हैं तो वो इस तरीके से चीज़ों को बनाएं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो डेवलपमेंट थ्योरीज़ के ऊपर मैं आपको बता रहा था, उसमें पहला मैंने आपको कहा कि अप्रोचेस टू कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो क्या है, उसकी बेसिक मैंने बात बताई आपको। कि एक बार दोबारा से रिपीट करूं तो उसमें यही है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, वो उस चीज़ को कंसर्न करता है कि ह्यूमन कैसे एक्वायर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्टोर करेगा और यूज़ करेगा नॉलेज का। ये हुआ बेसिक कोग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग। फिर उसमें पहली जो थ्योरी मैंने बताई वो जीन पियाजे की थ्योरी बताई, और उसमें मैंने डिफरेंट आपको स्टेजेस जो है वो चार्ट के फॉर्म में दिखाया। नेक्स्ट जो है वो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सोशल कल्चरल थ्योरी, उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको चीज़ें मेंशन की हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी पे अगर मैं फ्रेंड्स चलूँ तो वो है बर्नर्स आइडिया ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस। अब देखो ये क्या कहते हैं, ये सिंपल भाषा में जो है वो ये है कि ही कंबाइंड मैनी एस्पेक्ट। जो ऊपर हमने देखा पियाजे और जो वाइगोत्स्की के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक तरीके से इन्होंने कंबाइन करके बीच बीच का कोई रास्ता दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ही पॉइंटेड द थ्री फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसमें उन्होंने नाम दिया है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जो कि क्या होगी नॉलेज बेस्ड ऑन एक्शन, आपके एक्शंस के आधार पे जो नॉलेज होगी तो उसको बोला उन्होंने इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है आइकॉनिक नॉलेज। आइकॉनिक नॉलेज है जो विजुअल आप इमेजिन जो करते हैं अपने माइंड में, वो है आइकॉनिक नॉलेज। और सिंबॉलिक जो नॉलेज है वो है आप जो कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो सीखते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे बात करें तो पियाजे और वाइगोत्स्की का जो मिक्स है वो बर्नर ने अपने आइडिया ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस में यही बात उन्होंने बोली है कि तीन तरीके की नॉलेज होती है, तीन तरीके की जो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो एक्शन आधारित होती है, आइकॉनिक नॉलेज जो कि आपकी विजुअल इमेजिनरी आधारित होती है, सिंबॉलिक नॉलेज जो आपकी कल्चर और लैंग्वेज से जो आप सीखते हो। नेक्स्ट है आपकी जो थ्योरी वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, सिंपल, इट इज़ द मेमोरी मॉडल दैट लुक इनटू हाउ इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड स्टोर्ड फ्रॉम शॉर्टर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप लेक्चर सुन रहे हो, कितने समय तक आपको ये शॉर्ट टाइम तक ये चीज़ें याद रहती हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो शॉर्ट टर्म जो है वो है STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड LTM जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो चीज़ें हैं कि किसी को मान लो अगर सिंपल मैं बात करूं कि लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहती हैं, तो वो भी आपके डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इसी चीज़ पे फोकस्ड करती है कि कोई बच्चा जो है उसकी शॉर्ट मेमोरीज है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उस आधार पे भी डेवलपमेंट जो है देखने को मिलता है। तो ये एक अलग मीन्स एक थ्योरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोलबर्ग जो व्यू है मोरल डेवलपमेंट का, अब ये क्या है कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो देखो ये कह रहे हैं कि जो स्टेजेस हैं ना, वेरियस स्टेजेस हैं मोरल डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ों को मेंशन किया है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नोट्स में तो ये खैर चीज़ें हैं सारी, बट यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखना हो तो ये है, देखो कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो है ना, जो अगर हम बात करें 3 से 7 साल की जो एज होती है, ये है अवॉइड पनिशमेंट, कि आप उसको बच्चे को बिना बात के पनिश ना करें, कोशिश करें कि उनको मिस बिल्कुल भी ना डांटें ना मारें, सेल्फ इंटरेस्ट जो उनका यहाँ पे क्रिएट होने दें। तो ये है, तो मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसी को कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है ये। फिर जब आप ऊपर जाओगे तो वो है कन्वेंशनल स्टेज जो कि 8 से 13 साल के बीच है। इसमें क्या है, गुड बॉय एटीट्यूड, ये सब मोरलिटी, लॉज, ऑर्डर, ये सब उनको सिखाएं, ये आपका हुआ। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो है इसमें आपके कुछ प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वेरियस स्टेजेस हैं जो मोरल डेवलपमेंट की है। तो ये जब आप ये थ्योरीज में लिखोगे, ठीक है, तो कोलबर्ग व्यू का जो मोरल डेवलपमेंट है वो अगर आप इतना डायग्राम के फॉर्म में जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। देखो इग्नू का मटेरियल सच में थोड़ा सा ना काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये तो हमें माननी पड़ेगी, इसलिए स्टूडेंट कई बार मैसेज करते भी हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। तो आई अंडरस्टैंड यार। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जो थ्योरी इसी में कोग्निटिव डेवलपमेंट के जो पार्ट के तहत ही है वो है कैरोल गिलिगन
ये जो है ये सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो सिंपल भाषा में बात करें तो कैरोल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट साइकोलॉजी वॉज फिनोमिनल सिंस सी पुट फॉरवर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन द सेल्फ एंड द सोशल इन्वायरमेंट। ये जो है महिला हैं, स्कॉलर कह दो, साइकोलॉजिस्ट बोल दो, इनका ये कहना है, उन्होंने डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट काम किया, और उन्होंने कहा कि जो मोरल डिसीजंस होते हैं, चाहे वो आपके खुद के द्वारा हो या फिर आप जो सोशल इन्वायरमेंट, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि रिलीजन में या फिर हमारे आसपास कोई टीचर्स हैं या फिर हमारे जो बड़े हैं, जिस तरीके की मॉरलिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी, ये प्रिंसिपल्स अगर हमें सिखाते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और उससे हमारा जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, अगर सिंपल सी मैं बात करूँ, आपको एक और समझना होगा इसके बैकग्राउंड में, कि इनका ये कहना है, पहले जो कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको डायग्राम पे जस्ट ऊपर दिखाया, वो जो थ्योरी है ना वो बाइज्ड है, वो मेल ओरिएंटेड थ्योरी जो है जनरली बोली जाती है। तो ये जो है गिलिगन, इनका ये कहना है कि भाई ये जो मेल और फीमेल को आप रखो ही मत, ये तो बिल्कुल आप इनको हटाओ। जो तो ये कहते हैं कि सी स्ट्रांगली asserted that the transitions from the one stage to another it is not because of the cognitive capability of the proposed by Kohlberg but rather due to changes in the sense of the self। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जो आपका जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसके पीछे इन्वायरमेंट एक मेजर फैक्टर है, मोरल डेवलपमेंट आप कराओ, ये सब की बजाय वो ये कहना चाह रही हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये खुद के कारण होते हैं, तो चेंजेस विच अकर्स थ्रू द सेंस ऑफ द सेल्फ। और इन्होंने एक और जो चीज़ है जो मैंने आपको बताई, कि उन्होंने यही कहा है कि आप मेल और फीमेल ये ऐसे जेंडर आधारित पे ना हो के जो सेल्फ होता है, भाई जैसे अगर मैं कहूँ कि हर एक इंसान के, कई बार आपने सुना होगा कि आप कुछ गलत करते हो, आप चीटिंग करते हो, ठीक, आप झूठ बोलते हो, तो आपको खुद को तो पता ही है ना, तो वो जो सेल्फ है, मीन्स द सेल्फ कैन बी मैन एंड वुमेन, तो वो कोई भी हो सकता है। तो जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपका जो मेन काम है, मेन जो डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब आप मोरल डिसीजंस बेस्ड आधारित, तो आपका खुद का अपना, आप खुद से देखें कि हाँ ये चीज़ गलत है और सही है, या फिर जो हमें इंस्टीट्यूशंस या जो समाज या हमारे रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं वो सब जो सिखाते हैं, तो उस आधार पे जब डिसीजन लेंगे तो बेहतर होगी। तो बात ये मोरालिटी की ही कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ मोरालिटी जो है उस पर इनका फोकस्ड है। तो ये है फ्रेंड्स पूरा जो मैंने आपको बताया, पूरा ये जो थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट, अप्रोचेस टू कोग्निटिव डेवलपमेंट में वेरियस थ्योरीज़ के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है। अब नेक्स्ट जो हिस्सा है वो है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो, अच्छा एक और चीज़ देखो, पजल मत होना, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट, वेट। ये देखो, अप्रोचेस टू कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये समझो एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये, है ना, और इसमें फिर हमने ये वेरियस थ्योरी पढ़ी, जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की, ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, बर्नर्स आइडिया ऑफ नॉलेज एक्विजिशंस, और कोलबर्ग व्यू ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसके अलावा कैरोल गिलिगन, तो ये सारे जो उसी का ही पार्ट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी का, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें भी सेम हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या, और उसमें फिर फर्दर किस किस स्कॉलर ने क्या क्या बोला है, तो इसको भी फर्दर हम बांटेंगे फिर। तो देखो, पहले आप समझो कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। तो चिल्ड्रन हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज फ्लुएंटली इन द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ द लाइफ। कोई भी जो बच्चा है तो स्टार्टिंग के जो उसके कुछ जो साल होते हैं, मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहते हैं बच्चे को अगर लैंग्वेज सिखानी है ना, स्पेशली मैं बात करूँ इंग्लिश की, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में एक होता है कि भाई हमें इंग्लिश आती नहीं है, स्कूल्स में भी हम पढ़ते हैं, आगे भी कॉलेजेस में भी हम चले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो डर है वो हमें हमेशा रहता है। उसको अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले कि बच्चे का स्टार्टिंग से ही आप देखो, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उसी दौरान आप लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आगे इंडिया में अगर हमें बात करूं तो मल्टी कल्चर, आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलती है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी इस चीज़ पे जोर देती है कि जो मदर और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपका मीडियम होगा क्लास 5th तक और जनरली 8th तक। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो मदर टंग है ना आपकी, उसमें बच्चे का सच में जो बौद्धिक विकास होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही पॉसिबल हो पाती है। इवन अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो फिर आप ज़्यादातर स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश पे फोकस करिए। यहाँ पे सिंपल वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी
का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे मैं अभी बात करूं कि जिसको इंग्लिश के ऊपर फोकस्ड करना है तो बचपन से अपने बच्चों को इंग्लिश का माहौल दें, बुक्स दें उनको, ऐसी ही चीज़ें जो सुनने के लिए दें, ऐसे ही गेम, इस तरीके की चीज़ें। अगर आपकी हिंदी में आपको मीन्स हिंदी जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी में आपको करना है, उर्दू में करना है, आपकी बंगाली है, तमिल है, जो भी, तो फिर उस लैंग्वेज के आधार पे आप बुक्स दें, कहानियों की बुकें दें, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, तो उससे बहुत अच्छा जो बच्चे का विकास है वो होता है। ये एक बेसिक चीज़ है। अब इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहला जो इसका है कि कंट्रीब्यूशन बाय द स्किनर। ये जो स्किनर हैं इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ये जो हैं ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने ये कहा दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा बच्चे के आसपास जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करेगा कि बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होगा या नहीं होगी। आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल फॉर्मेशन आर द प्राइमरी सोर्स। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहेवियरल फॉर्मेशन एंड द लर्निंग कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप चीज़ों को सिखा रहे हो, कैसा आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, इसके अलावा कितना कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, कितना आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को। तो यही है कंट्रीब्यूशन बाय द स्किनर। दूसरी जो पार्ट है वो है कंट्रीब्यूशन बाय द नोम चॉम्स्की। इन्होंने क्या बोला, ये अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, इनका ये कहना है कि भाई सिंपल हम बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। तो सिंथेटिक जो स्ट्रक्चर्स है उसमें एक ज़बरदस्त आइडिया वो देते हैं। वो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स मे बी बोर्न विद एन इनिमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क्स। मतलब वो कहते हैं कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक जो इंसान है वो जन्मजात से ही सीखने के लिए बना हुआ होता है। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप जब डेवलपमेंट कराते हैं ना अपना, सिंपल सी मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप अलग से लैंग्वेज को उसको ना सिखाएं, कोई प्रॉपर क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में ग्रामर वो सब ना रटवाएं। तो नोम चॉम्स्की जो सिद्धांत है उनका, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी साइंटिफिक स्ट्रक्चर, उसमें वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान जन्म से ही वो इस तरीके से नेचर ही उसको बना के भेजता है कि वो लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर लेता है। यूनिवर्सल ग्रामर उन्होंने इस चीज़ को कॉन्सेप्ट दिया भी है। इसके तहत उनका यही है कि आप ये जो स्टार्टिंग से ही ग्रामर जो रटना शुरू कर देते हैं, टेंस और ये ज़रूरत नहीं है। और वो सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जब आपने हिंदी सीखी होगी, आप कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो उसके लिए आप ग्रामर लेके कोई डिक्शनरी लेके कभी बैठे हो? शायद आप कभी भी ऐसा नहीं कर किया होगा आपने, और आपकी अच्छी खासी लैंग्वेज है। लेकिन दूसरी तरफ आप इंग्लिश की जब बारी आती है तो हम हमेशा ग्रामर, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशंस, टेंस, इन सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये गलत मेथड है। यही कहना चाह रहे हैं नोम चॉम्स्की कि आप कोई भी जब इंसान है जो कोई सीखना चाहे तो वो लैंग्वेज को जस्ट गो थ्रू करे एज ए सिंपल प्रोसेस के तहत, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को अडोप्ट करता है उसी तरीके से, बस वो माहौल मिलना चाहिए, वो आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, और उस तरीके से आपको बातें जो हैं, चाहे वो स्पीकिंग है चाहे लिसनिंग पार्ट है, जब आप वो करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसी में उनका जो कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ जो चॉम्स्की के थ्योरी के कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसमें एक तो है, उन्होंने जो मैंने अभी बताया यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने वही कहा कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है तो इसका मतलब जो ग्रामर के जो रूल हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो हर एक इंसान के माइंड में ही ऑलरेडी मौजूद है, बस वो एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। तो आप अलग से ग्रामर की बुकें ये सब रटने ना बैठो। दूसरा है, उन्होंने दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको LAD बोला। अब ये LAD कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें उनका ये कहना है कि चॉम्स्की प्रपोज दैट ह्यूमन हैव एन इनबोर्न बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जन्मजात ही कैपेसिटी जो है वो इंसान के अंदर होती है। उसी को उन्होंने कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका मतलब एक ऐसी डिवाइस बाय नेचर, बाय गॉड की तरफ से ही इंसान के दिमाग में फिट है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। ये उनका कहना है LAD। दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर मैंने बताया। नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलेशन। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यंग चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट द लिंग्विस्टिक इनपुट रिसीव्ड बाय द यंग चिल्ड्रन इज ऑफन इनसफिशिएंट। देखो, दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, इनपुट और आउटपुट। मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हो, इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आप मान लो ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कि वो सब्जेक्ट आपका इतना अच्छा हो कि आप लोगों को भी अगर सिखा सकें, तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप इनपुट ज़्यादा करेंगे। इनपुट में क्या है? पढ़ेंगे। भाई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, वॉच टीवी जो है वो इंग्लिश मूवीज़ देखें, इस तरीके की जो चीज़ें आप करेंगे तो इनपुट आएगा तो आउटपुट तो निकलेगा ही। सिंपल चीज़ है। अगर भाई स्कूल साइकोलॉजी आप मान लो पढ़ो ही नहीं, कोई आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, कोई आपने चैप्टर नहीं सुना, और आपसे कोई बोल ले कि स्कूल साइकोलॉजी पे आप बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप सोच के देखो ना।
तो इनपुट बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा है कि पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलेशन। तो यहाँ जो गरीबी की वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इनपुट के फॉर्म में, कि जो लोग हैं वो लैंग्वेज सीखना तो चाहते हैं, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो इनपुट पे फोकस नहीं करते, इनपुट उनका इनसफिशियंट होता है, इसीलिए वो लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो है वो है क्रिटिकल पीरियड। उसमें उन्होंने ये बोला है इसके तहत कि आप जो ब्रेन जो होता है ना, जब आप जितना ज़्यादा इनपुट को रिसीव करेंगे तो आप मोर एफिशिएंटली वो आउटपुट भी दे पाएंगे, तो एक बेहतर रिजल्ट तक आप पहुंच पाएंगे। तो ये है चॉम्स्की का पूरा कंट्रीब्यूशन, और उससे ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया बाय द स्किनर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है फ्रेंड्स वो है साइको सोशल डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ साइको सोशल जो डेवलपमेंट है वो क्या कहती है, इसमें जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरिक्सन जो हैं उन्होंने साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात की। अब इसमें क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, उसने वेरियस एजेस में बांटा। जैसे इन्फेंसी जो है वो 0 से 1 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 1 से 3 ईयर, प्ले एज 3 से 6 ईयर, स्कूल एज 7 से 11 ईयर, एडोलेसेंस 12 से 18 साल, अर्ली एडल्टहुड 19 से 19 टू 29 ईयर्स, मिडल एज 30 टू 64, ओल्ड एज 64 से अबव। ये सारे उन्होंने एरिक्सन ने जो है ये साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेके उन्होंने वेरियस स्टेजेस में उसको बांटा कि एक से मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से लेके 1 साल तक इन्फेंसी, 1 से 3 साल तक अर्ली चाइल्डहुड, फिर 3 से 6 प्ले एज, फिर 7 से 11 स्कूल एज, एडोलेसेंस 12 से 18 एज, 19 से 29 अर्ली एडल्टहुड, फिर मिडल एज 30 से लेके 64 तक, एंड ओल्ड एज। अब आप कहेंगे कि इसमें है क्या, ये सारा क्या रटना है? बिल्कुल भी नहीं रटना है आपको, बस सिंपल आपको समझना ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जब 0 से 1 साल बिल्कुल छोटा बच्चा है 12 महीने का, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यहाँ पे एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे इसमें होता क्या है, इसमें होता भाई ये है कि ट्रस्ट जो है दैट बेसिक नीड सच एज द नरिशमेंट, अफेक्शन, ये चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। भाई बच्चा है जब 1 से 12 महीने का, तो उसको जब ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब आपको बेहतर जो नरिशमेंट है, आपका अफेक्शन आपको मिलेगा, तो वहाँ से बच्चे में ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। और वो उसकी डेवलपमेंट, उसका जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट है वो कराएगा। ठीक उल्टा लो, अब अगर उसको नरिशमेंट नहीं मिलता, अफेक्शन नहीं मिलता शुरुआत में, तो क्या होगा, मिसट्रस्ट वहाँ से क्रिएट होगा। हमें लगेगा कि नहीं छोटा बच्चा है वो क्या समझता है, लेकिन ऐसी बात नहीं हो, चीज़ें वो समझता है। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट मतलब सिंपल आपको समझना है। अब आगे चलो थोड़ा सा, 1 से 3 साल का जब अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चा है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का। अभी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम क्या, सिंपल, आप जब बच्चा होता है तो उसको इंडिपेंडेंट छोड़िए, 1 से 3 साल का बच्चा, ताकि वो सीखे, खेल कूद करे, और इस तरीके से आप उसको पनिश नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, वो उसका साइको सोशल डेवलपमेंट कराएगा। ठीक उल्टा, अगर आप उसको शेम, डाउट और पनिश की फॉर्म में ले जाते हैं, तो बच्चा क्या होगा, उसका सोशो साइकिल जो सोशियो सोशल जो साइको सोशल, सॉरी साउंड ये जो हैं थोड़े मिक्स हो जाते हैं। तो साइको सोशल जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो उसका क्या होगा, बिगड़ेगा। ये है ऑटोनॉमी एंड शेम। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि लास्ट एज में, अगर मैं बात करूँ एक बड़ी एज में कि 65 से अबव, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब विजडम वहाँ पे क्रिएट होती है। तो अब क्या है, अगर किसी बंदे ने जीवन भर मेहनत की है और अच्छे से उन्होंने अपनी स्किल्स को एक्वायर किया है, तो बाद में जाके भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं और वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कि ट्रू विजडम की फॉर्म में। लेकिन जो इंसान ने कुछ नहीं किया है वो लास्ट में आके क्या ही करेगा। तो ये जो है आपको पूरा नहीं इसको रटना है, बस मेन आपको ये ध्यान रखना है कि एरिक्सन जो हैं उन्होंने साइको सोशल स्टेजेस के रूप में डेवलपमेंट को बांटा है कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपके डेवलपमेंट को बढ़ाने में या फिर वो डेवलपमेंट को कम करने में भी आपका योगदान करा सकती हैं। जैसे जो कम करना मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में अगर आप मिसट्रस्ट दिखाएंगे, ठीक है, आप उसको अफेक्शन नहीं देंगे छोटे बच्चे को जो बिल्कुल 1 महीने से 12 महीने का है, तो उसका मिसट्रस्ट वहाँ से क्रिएट होगा। तो ये जो ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, उस आधार पे किसी का भी डेवलपमेंट जो है देखा जाएगा, ये एरिक्सन ने बोला है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्बर्ट बेंडूरा जो सोशल लर्निंग थ्योरी, तो ये जो है एल्बर्ट, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये कहा कि दैट पीपल ऑब्जर्व बिहेवियर आइदर डायरेक्टली थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स और इनडायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर थ्रू मीडिया। इन्होंने ये कहा कि जब कोई भी इंसान जब सीखता है तो वो सोशल इंटरेक्शन या तो दूसरों से करेगा, या फिर यहाँ दूसरे मतलब मीडिया भी हो सकता है, आप टीवी देखते हो, आप मूवीज़ देखते हो, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो, तो वो सब चीज़ें भी आप उनके थ्रू भी आप सीखते हो। ये उन्होंने बोला है एल्बर्ट ने, उन्हीं का इसी को उन्होंने बोला है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें 4 चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। पहला अटेंशन, कि वी मस्ट फर्स्ट पे अटेंशन टू द मॉडल, कि सबसे पहले हम अटेंशन देते हैं किसी भी चीज़ पे, फिर हम उसको रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब होता है जो हमने देखा, जो हमने सीखा, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन, कि जो फिर हमारे बिहेवियर में वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है, वो दिखाई देता है। और मोटिवेशन का मतलब क्या है, कि फिर वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। तो कोई भी चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है कि हम तो ऐसा रिएक्ट करेंगे, वैसा रिएक्ट करेंगे, तो ये 4 उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई है कि इस तरीके से आपका बिहेवियरल जो डेवलपमेंट है वो इंसान का होता है, जिसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। और इसी पूरा जो पार्ट है, इसी को उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी बोला है एल्बर्ट ने। ये आपको अच्छे से ऐसे लिखना है। अब आते हैं हम कि अटैचमेंट जो थ्योरी है फ्रेंड्स वो क्या है। जो अटैचमेंट थ्योरी है ये प्रपोज की थी एक ब्रिटिश जो साइको एनालिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है जॉन बाउबाई। जस्ट ए मिनट, हाँ, जॉन बाउलीबाई। ये नाम थोड़ा अजीब ही है और गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मैं प्लीज़ आप इसको ठीक कर लेना। तो ये जो जॉन है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो ये अटैचमेंट थ्योरी है उसके तहत ये है कि दैट विच फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सिक्योर एंड ट्रस्टिंग मदर। ये जो इनका जो सारा जोर है वो मदर के ऊपर है, कि मदर और इन्फेंट मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके बीच किस तरीके का ट्रस्ट है, किस तरीके के उनके बीच लव है, अफेक्शन है, कितनी केयर वो करते हैं, मतलब मदर की ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है। तो वो चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट और वेल बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। अगर जस्ट मैं बात करूँ आपको, एक बार आप रुको, यहाँ पे भी नोट्स में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट है वो क्या है। तो प्री अटैचमेंट जो स्टेज है वो है क्या, बर्थ से लेके 6 वीक तक। इसमें क्या होता है, बेबी जो है जनरली नो पर्टिकुलर अटैचमेंट, किसी भी उसके प्रति अटैचमेंट बच्चे को होती नहीं है जब जन्म से लेके 6 वीक का बच्चा होता है, तो प्री अटैचमेंट स्टेज है। फिर है आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो अगर मैं बात करूँ तो 6 वीक से लेके 7 मंथ की जो स्टेज है, इनडिस्क्रिमिनेट है। उसमें क्या होता है कि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो केयर गिवर्स होते हैं उसमें प्रीफ्रेंस जो है, बच्चे को ज़्यादा कुछ इतना समझ नहीं आता, तो 6 वीक टू 7 मंथ इन्फेंट बिगिन टू शो, थोड़ी बहुत प्रीफ्रेंस वो देना लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत, कि हाँ मम्मी जो है उसको पता होता है कि ये मेरी मदर है या ये कोई और है। तो ये जो है इनडिस्क्रिमिनेट जो स्टेज है। डिस्क्रिमिनेट क्या है कि 7+ मंथ का जो बच्चा होता है तो इन्फेंट शो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, यहाँ पे उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है और उसको अच्छे से समझ आता है कि ये मेरी मदर है या मेरी दादी है या जो भी केयर गिवर है उसकी। और नेक्स्ट है फिर 10+ जो मंथ की स्टेज होती है, तो उसमें अदर केयर गिवर जैसे उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा दादी, उनके प्रति भी उसको बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये वेरियस जो अटैचमेंट की जो स्टेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसी अटैचमेंट थ्योरी का ही पार्ट है। और इसी तरीके से आप अगर अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको बेहतर ऑफकोर्स आंसर भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, मार्क्स भी मिलेंगे और टीचर को अच्छा भी लगता है ऐसे नए नए क्रिएटिव तरीके से जब आंसर सीट में चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो सेम एल्बर्ट जो है उन्होंने ये दिया है, तो उन्होंने कहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट एल्डर, कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से, दादा दादी, जो अदर एल्डर्स हैं उनसे वो सीखता है। तो जेंडर रोल डेवलपमेंट है, साफ है कि यहाँ पे जेंडर का रोल काफ़ी बढ़ जाता है डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये आपका हो गया फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इसमें जो अगर मैं बात करूँ तो वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अच्छा जस्ट एक छोटा सा और मैं बात करता हूँ, वापस चलता हूँ जस्ट ए मिनट। ये जो थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट वाली है ना, इसमें आप कई बार एक और नाम पढ़ेंगे कई जगह पे, वो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो जेंडर स्कीमा जो थ्योरी है वो क्या कहती है,
तो सेंड्रा जो बैम है, उन्होंने, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, महिला, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जेंडर स्कीमा थ्योरी। ये क्या है, इसमें सिंपल हम बात करें तो वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट द जेंडर, जेंडर के बारे में। और आपने देखा होगा कि स्टीरियोटाइप होते हैं, मतलब जैसे मान लो कि लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है, लड़कियां वैसी होती हैं, आदमी ऐसे होते हैं, जो भी समाज में इस तरीके की जो पहले से विचार थोप दिया जाता है, स्टीरियोटाइप, उसको लेके वो बोलना चाह रही हैं कि वो जो चीज़ हैं वो क्यों होती हैं। तो उसमें ये जेंडर रोल ऑफ डेवलपमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आप ध्यान रखना, कई जगह आपको जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो पढ़ने को मिलेगी, जो सेंड्रा बैम ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये जेंडर रोल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। अब आप कहेंगे कि ये क्या है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, तो ब्रॉनफेन ब्रेनर्स जो हैं, उन्होंने ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी है। उसके तहत उनका ये कहना है कि जो आसपास आपका इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है, जैसे फैमिलीज़ है, आपका सोशल कल्चर्स जो है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मिलके आपके पूरे सिस्टम्स के तहत मिलके आपका डेवलपमेंट कराती हैं। उसको उन्होंने वेरियस स्टेजेस में फ्रेंड्स बांटा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में उन्होंने जो माइक्रो सिस्टम की बात की, फिर उन्होंने मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो सिस्टम एंड क्रोमोनो सिस्टम। ये इस तरीके से उन्होंने वेरियस स्टेजेस के में उसको बांटा है। माइक्रो जो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है जैसे कि वर्क, फ्रेंड, नेबर, फैमिली, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं। ये एक सिस्टम के तहत है माइक्रो सिस्टम। फिर उससे ऊपर जो सिस्टम है वो है एक्सो सिस्टम, सॉरी मेसो सिस्टम। मेसो जो सिस्टम है वो ठीक उससे नेक्स्ट स्टेज है। उससे ऊपर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एक्सो सिस्टम। फिर उससे ऊपर जो है वो है मैक्रो सिस्टम, फिर है क्रोनो सिस्टम। तो आप कहो तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट, ये देखो, इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ये डिवाइड किया है, ये सर्कल के फॉर्म में। तो सबसे पहले है कि इंडिविजुअल पर्सन जब होता है तो उसके आसपास फिर स्कूल, फ्रेंडली मींस जो नेबर, फैमिली, स्कूल्स, वर्क, जहाँ पे वो अपना लाइफ जो है बच्चा जब धीरे धीरे सीखता है, तो वो माइक्रो सिस्टम। फिर उससे ऊपर जो है वो मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम जिसमें पेरेंट्स के फ्रेंड, लोकल गवर्नमेंट, मास मीडिया, ये सब आ जाएंगे। मैक्रो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये जो है एक और फर्दर। और क्रोनो जो सिस्टम है वो सबसे लास्ट में है, जो कि टाइम के समय के साथ और पूरा इंसान जो है अपने जीवन जैसे जैसे मैच्योर होता है, एजेस में आगे जाता है तो सीखता है। तो ये जो सिस्टम है ये आपको ध्यान रखना है। यही है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसको जस्ट अ मिनट, तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है जिसको ब्रॉनफेन बर्नर्स ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें देखो दे रखा है लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दे रखा, बस ये प्रॉब्लम है। तो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है आप उसके ऊपर जाएं। नेक्स्ट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो दुर्गानंद सिन्हा का जो मॉडल है, दुर्गानंद सिन्हा मॉडल ऑफ द डेप्रीवेशन, ये क्या है? ये जो है सिंपल सी, हमने पिछली यूनिट में भी देखा है, उन्होंने 2 लेयर की बात की है, अपर लेयर और सराउंडिंग लेयर। उनका ये कहना है कि जो अपर लेयर में जैसे फैमिली, आपका होम इन्वायरमेंट, आपके पीयर ग्रुप्स, स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं। और सराउंडिंग में उन्होंने बात की थी जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल कास्ट एंड क्लास। तो दुर्गानंद सिन्हा का जो मॉडल है, मॉडल ऑफ डेप्रीवेशन, इसको हमने अच्छे से पिछली यूनिट, सेकंड यूनिट में ही मैंने बताया था, वहाँ से सुन सकते हैं। बाकी उन्होंने 2 लेयर की बात की है जो मैंने बताया, कि एक है इनर लेयर जिसको फॉर्मल उन्होंने अपर लेयर बोला है, जिसमें फैमिली आएंगी, आपका स्कूल्स आएगा, पीयर ग्रुप्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, ये अपर लेयर में है। और सराउंडिंग लेयर में आएगा आपके आसपास का इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल कास्ट एंड क्लासेस। ये अपर लेयर और जो सराउंडिंग लेयर है ये मिल के किसी भी इंसान का डेवलपमेंट कराती हैं। ये है दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल ऑफ डेप्रीवेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, जस्ट ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ईडीपी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? तो सिंपल सी है, ये कुछ नहीं, द गोल ऑफ रिसर्च इन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज़ टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि इंसान जो है उसके माइंड को समझना, उससे रिलेटेड स्टडीज़ करना, कि कैसे कैसे इंसान जो है, पहले देखो हम मान लो चिंपैंजी या बंदर हुआ करते, फिर इंसान की इवोल्यूशन हुआ। तो डार्विन की जो थ्योरी है वो उस तरीके से मैं बात करूँ कि ये जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट मेनली फोकस करता है कि कैसे ह्यूमन माइंड जो है वो
धीरे धीरे अपने आप को चेंजेस करता है, इवोल्यूशन करता है, और इंसान जो है समय के साथ किस तरीके से वो विकसित हुआ है उसका माइंड। तो ये है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो ये है फ्रेंड्स आपका पूरा चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई होप आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ आई होंगी। सो जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव ए गुड डे।